अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे ठीक ठाक हैं आप लोग? आज बस सर। हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो हम मार्केट स्टार्ट करने वाले हैं। मार्केट, व्हाट इज़ मार्केट, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। यहाँ पे हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल हमने कहा क्या हमारे पास सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर में, कि हमारी ये अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे कि जो मार्केट्स की टाइप को पहले समझेंगे, व्हाट इज़ मार्केट। देन फिर हम अंडरस्टैंडिंग की डेवलप करेंगे कि उस मार्केट में जो फर्म्स हैं वो उनका बिहेवियर किस तरह हो। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि बेसिकली हमारे इस चैप्टर के अंदर हमारे इस चैप्टर के अंदर जो हमें सपोर्ट मिल रही होगी वो मिल रही होगी कॉस्ट के चैप्टर से। यहाँ जो सपोर्ट हमें मिल रही होगी वो किस चैप्टर से सपोर्ट मिल रही होगी, वो हमें कॉस्ट के चैप्टर से सपोर्ट मिल रही है। क्लियर? आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। क्लास कब खत्म हुई थी आप लोगों की? ठीक है, ये देखें कि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि परफेक्ट कंपटीशन फर्म के अंदर आउटपुट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, कौन सी चीज़ें शॉर्ट रन के अंदर काम कर रही होती हैं, कौन सी चीज़ें हमारे पास लॉन्ग रन के अंदर काम कर रही होती हैं। अब हमारे पास देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मार्केट। हमने कहा हमारी जो मार्केट्स हैं इनकी देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मार्केट। वन इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन, अदर वन इज कॉल्ड मोनोपोली, थर्ड वन इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड ओलिगोपोली। क्लियर? अब जो हमारे पास मार्केट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास मार्केट्स हैं, ये जो मार्केट है, ये जो तीन मार्केट्स हैं हमारे पास, इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मार्केट है विच इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मींस के हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि ये हमारी आइडियल मार्केट है, ये हमारी इमेजिनरी मार्केट है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ जब बना रहे होते हो तो आपका कोई आइडियल है, उसको देखते हुए बना रहे होते हो। हम इसी परफेक्ट कंपटीशन को देखते हुए बाकी तीन मार्केट्स को जो है वो कंपैरिजन करते हैं। ये मार्केट इकोनॉमिस्ट ने बनाई थी, अपने इमेजरी थी कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यहाँ पे ये इस मार्केट में करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिसकी वजह से इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है अचीव हो सके। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो आपने असाइनमेंट दिया वो समझ नहीं आ रहा सर किसी को भी, तो काइंडली डेट होकर उसकी एक्सटेंड आप कर दें या थोड़ा सा गाइड कर दें सर। ठीक है, मैं डेट एक्सटेंड कर दूँगा। अब आप ओके यहाँ सर, पे ये थैंक यू। देखें कि परफेक्ट कंपटीशन जो है, अब यहाँ पे देखें कि हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कहा कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एक ऐसी मार्केट है जो इमेजिनरी मार्केट है, वो रियल लाइफ में वो एग्जिस्टेंस उसकी है नहीं। लेकिन जो मोनोपोली है, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, जो ओलिगोपोली है, ये जो मार्केट्स हैं, ये जो हम लेक्चर्स के अंदर जो हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम हमारे पास ये लास्ट लेक्चर्स रह गए, ये चार जो आपको टॉपिक्स नजर आ रहे हैं सिर्फ हमारे पास इकोनॉमिक्स में यही टॉपिक्स रह गए हैं जिसको हमें कवर करना अभी
हमारा टास्क है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास यही है, ठीक है। हमने कहा जो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट है, ये बेसिकली जो मार्केट है इसकी एग्जिस्टेंस होती नहीं है, हमने अपने एज एन इकोनॉमिस्ट हमने इसको बनाया हुआ है, हमने इसको प्लॉट किया हुआ है, हमने इसको एक स्टैब्लिश किया हुआ है कि इस तरह की मार्केट होगी तो हम ये करेंगे, यहाँ की मार्केट होगी तो ये प्राइस होगी इसकी, ये सारी चीजें हमने इमेजनरी उसको रखी हुई थी। चले इसको देखते हैं, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन। अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन जो है, परफेक्ट कंपटीशन जो है, आप यहाँ पे देखें कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है 7 to 8 है, 9 तक भी लेके जाते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे बहुत जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके सामने नजर आ रही है, ठीक है। हमने कहा कि इस फर्म के अंदर इस तरह की जहाँ पे मार्केट होगी, इस जगह जो परफेक्ट कंपटीशन होगी, वहां पे बहुत ज्यादा सेलर्स होंगे, बहुत ज्यादा सेलर्स होंगे। बायर्स तो जाहिर सी बात है, बायर्स तो होते ही ज्यादा है, ठीक है, लेकिन साथ में जो सेलर्स अपनी प्रोडक्ट को सोल्ड आउट कर रहे होंगे, अपनी प्रोडक्ट को जो मार्केट में लेकर आए होंगे, मार्केट में लेने आएंगे, ठीक है, जो सोल्ड आउट करने के लिए लेकर आएंगे, वो क्या होगी, वो आइडेंटिकल गुड्स होगी। क्लियर। आपने कहा कि आप ये देखो कि आजकल आप किसी भी मार्केट में अगर आप चले जाओगे तो वहां पे कभी भी आपको आइडेंटिकल गुड्स नजर नहीं आती। क्लियर। आप एक शॉप से दूसरी शॉप में चले जाओ, सेम गुड्स होगी, वो आपके नजर में आइडेंटिकल गुड्स होगी, लेकिन शॉपकीपर कह रहा होगा नहीं सर, वो चाइना की है, ये कोरिया की है, वो आपको डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है बेसिकली। इट मीन्स के अगर वो आइडेंटिकल गुड्स नहीं है तो इट मीन्स कि वो हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन में नहीं आ रही। क्लियर। देन हमने कहा कि जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस तरह की जो मार्केट्स होती हैं उसमें कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंटरप्रेन्योर, कोई भी फर्म मार्केट में आके इजीली एग्जिट, ठीक है, एंटर भी हो सकती है और उस मार्केट से बहुत आसानी के साथ अपना बिजनेस जो है वो वाइंड अप करके वो बाहर भी जा सकते हैं। क्लियर। उस मार्केट से बहुत इजीली इंटर भी हो सकते हैं और उस मार्केट से बहुत आसानी के साथ बाहर भी जा सकते हैं। ये उस मार्केट की खुसूसियात हैं, ये उस मार्केट की प्रॉपर्टी है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं अभी, ठीक है। अब थर्ड वन जो थी उसमें कहा कि एस्टेब्लिश फर्म हैव नो एडवांटेज ओवर न्यू फर्म्स। उसने कहा जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश फर्म्स हैं, ठीक है, उनको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता, ठीक है, न्यू फर्म के मुकाबले में। यानी कि न्यू फर्म अगर आ रही है तो फॉर एग्जांपल यूजुअली यही देखा जाता है कि यूजुअली यही देखा जा रहा होता है कि जो न्यू फर्म आ रही है उसको एडवांटेज नहीं मिलेगा, जो ओल्ड फर्म है उसको एडवांटेज है। वो कहता है यहाँ पे ये चक्कर नहीं होता। सेकंड, फोर्थ, सेलर्स एंड बायर्स, यानी कि सेलर्स की बात भी कर रहे हैं और बायर्स की बात भी कर रहे हैं, आर वेल इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है, अबाउट द प्रोडक्ट भी है, अबाउट द प्राइजेस भी, यानी कि सेलर्स को और बायर्स को ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि जो गुड आप सोल्ड आउट करने के लिए मार्केट में लेकर आए हो, इस तरह की गुड जो है ऑलरेडी किसी शॉप के ऊपर जो है अवेलेबल है, इस तरह की जो शॉप के ऊपर जो है, इस तरह की जो शॉप है, ठीक है, वो ऑलरेडी इस तरह की जो गुड है वो ऑलरेडी जो है वो कहीं सोल्ड आउट हो रही है, ठीक है। क्लियर। फिर हमने कहा कि ये हमने उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने रीड आउट कर ली। हमने कहा लेट्स रीड अबाउट दी अदर मार्केट्स। वन इज कॉल्ड मोनोपोली। व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर। यहाँ पे सेलर्स कितने थे? हमने कहा यहाँ पे सेलर्स कितने थे? यहाँ पे हमने कहा मैनी सेलर्स। मैनी सेलर्स यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि अराउंड मोर देन 15 to 20 सेलर्स यहाँ पे होंगे, ठीक है, क्लियर। लेकिन जब हम मोनोपोली की बात कर रहे हैं, मोनोपोली की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलर्स कितने हैं? यहाँ पे सेलर सिर्फ एक ही सेलर है, एक सेलर है जो कि पूरे जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनके पास उनको डील कर रहा है, एक सेलर है वो डील कर रहा है, ना ही उसके पास कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ना ही कोई कंपटीशन है, ना ही कोई बैरियर है जिसकी वजह से जो प्राइस रखेगा वो हाई प्राइस चार्ज करता है।
जब हाई प्राइस होगी तो जो उसका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ लेके जा रहा होता है मोनोपोली। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब आप यहां देखो कि फॉर एग्जांपल जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो लुक लाइक जो है वो लग रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन की तरह होगा, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो है ना दो तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या है परफेक्ट कंपटीशन की? हमने कहा लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर विथ होमोजेनस गुड। यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहता है कि लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स बट फ्यू सेलर्स। ठीक है, वो कह रहा है बट फ्यू सेलर्स अलोंग विद दी डिफरेंशिएटेड गुड्स, यानी कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जब आइडेंटिकल गुड्स होती है तो उसको कहते हैं होमोजेनस गुड, जब डिफरेंशिएटेड गुड्स होती हैं तो उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस गुड। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें एक शॉप पे और दूसरी शॉप में जो गुड्स रखे हुए हैं वो क्या हो रहे होते हैं, वो डिफरेंशिएटेड, वो डिफरेंट, उनमें कंज्यूमर जो है या सेलर जो है वो ऑलरेडी जो है उनको क्या कर रहा होता है, उनको डिफरेंशिएट कर रहा होता है। क्लियर है? उनको सेलर्स और बायर्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो सेलर्स एंड बायर्स आपस में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। क्लियर है? ठीक है, यानी कि आज हम एक मिनट, आज हम ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आज हम ये बोलते हैं कि हमारी फॉर एग्जांपल जो वेजिटेबल मार्केट है वो क्या आप समझते हो कि उसमें ये हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं परफेक्ट कंपटीशन की वो फुलफिल कर रही हैं? हम कहते हैं कि हमारी वेजिटेबल मार्केट के अंदर भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो परफेक्ट कंपटीशन की वो फुलफिल नहीं करती। वहां पे भी उन्होंने क्या कर लिया, मोनोपोलिस्टिक बना लिया उसे। किस तरीके से मोनोपोलिस्टिक कर लिया? फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि टमाटर है, ठीक है, वो कहते हैं जी ये टमाटर जो है ये इस टमाटर के ये रेट डिफरेंट है, ये टमाटर के रेट डिफरेंट है, ये टमाटर के रेट डिफरेंट है। क्या खास बात है? बोले ये फॉर एग्जांपल ये चाइना से आया हुआ है, ये ए क्वालिटी है, ये बी क्वालिटी है। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने उसके अंदर डिफरेंशिएट करना शुरू किया। क्लियर? लेकिन यूजुअली जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म जो होती है वो क्या कर रही थी, बाय यूजिंग दी मार्केटिंग टेक्निक्स वो क्या कर रही होती है, अपनी गुड्स को दूसरे गुड्स से डिफरेंशिएट कर रही है। क्योंकि उनको ये बात पता है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन में रहेंगे विच इज कॉल्ड प्योर कंपटीशन, क्योंकि हम कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन तो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन प्योर कंपटीशन तो एग्जिस्ट करता है। अब ये देखो कोई एक फर्म दूसरी फर्म से कंपीट नहीं कर रही है। कभी आपने ये नोट करो कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जॉइंट फर्म है वो क्या कर रही हैं, वो एक फर्म के मुकाबले में दूसरी जो प्रोडक्ट अगर लॉन्च करती है तो वो उनसे थोड़ा मुख्तलिफ करती है, उनसे थोड़ा अपनी गुड्स को डिफरेंशिएट कर रही होती है। क्यों डिफरेंशिएट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि उनका जो है कि ताकि वो बोल सकें कि जी हमारी रेंज के अंदर कोई गुड्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। क्योंकि अगर वो डिफरेंशिएट करेंगी जब भी हम कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाए। क्लियर? अब लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली इज अ मार्केट इन विच स्मॉल नंबर्स ऑफ फर्म compete। यहाँ क्या है, यहाँ कहते हैं कि लेस देन मोनोपोलिस्टिक फर्म्स हैं यहाँ पे और कम फर्म्स हैं जो आपस में compete करती हैं। इट मींस कि ये जो तीनों मार्केट हैं इसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन है हमारे पास। ये कौन सी मार्केट है? हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं कि ये हमारे पास इट्स कॉल्ड इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन हो रही है। ठीक है, ये कौन सी मार्केट्स हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मोनोपोली। मोनोपोली मींस सिंगल। देखो मोनोपोली के अंदर सिंगल है इसलिए वहां पे कंपटीशन नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली कंपटीशन है। ठीक है, अब ओलिगोपोली के अंदर जो है हमारे पास यूजुअली क्या आ जाता है, यूजुअली हमारे पास अब इसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कार्टेल की एग्जाम्पल है। व्हाट इज कार्टेल? यानी कि आपने अभी आप देखा होगा कि ऑयल प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर
उनकी प्राइजेस काफ़ी डिक्रीज हुई है, लेकिन वो कवर अप कर लेंगे। उन्होंने क्या कर लिया, क्योंकि उन्होंने कार्टेल फॉर्म किया हुआ है। कार्टेल फॉर्म का मतलब क्या है कि उन्होंने आपस में ग्रुपिंग की है, तो उस ग्रुपिंग की वजह से वो क्या कर लेंगे, आगे इन द फ्यूचर वो अपनी जो लॉसेस हैं उनको कवर अप कर लेंगे। वो सप्लाई को उन्होंने सबने फैसला कर लिया कि सप्लाई को आप रिड्यूस कर दो, तो डिमांड को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, ताकि प्राइस को अगेन इंक्रीज में जा कर सकते। ठीक है, तो ये ओलिगोपोली मार्केट्स के अंदर है। जी नोमा कुछ पूछ रही थी आप? सर वो आपने जो पूछना था वो आपने बाद में बता दिया। थैंक यू। अब हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आया है विच इज कॉल्ड प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का मतलब है a price taker is a firm that cannot influence the price of the goods services it produce। अब देखो, एक है प्राइस टेकर, एक होता है प्राइस सेटर। एक है प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का मतलब क्या है कि प्राइस टेकर का मतलब यह है कि फर्म को कंट्रोल नहीं है, जो चीज वो प्रोड्यूस कर रही है उस पर कंट्रोल नहीं है। इट मीन्स कि वहां पे प्राइस कौन सेट कर रहा होगा? डेफिनेटली बात है कि उस वहां पे प्राइस जो सेट कर रहा होगा वो मार्केट सेट कर रही होगी। क्लियर? वहां पे प्राइस सेट कौन कर रही होगी? वहां पे प्राइस सेट मार्केट कर रही है। अब जो हमने लास्ट 3 मार्केट्स हमने पढ़ी थी, यहाँ पे इन तीनों मार्केट में ये प्राइस सेटर नहीं है, ये प्राइस टेकर नहीं है, ये प्राइस खुद सेट करते हैं। ये तीनों मार्केट जो हैं वो प्राइस खुद सेट करती हैं। एज कंपेयर टू द परफेक्ट कंपटीशन, ये प्राइस टेकर है। ये प्राइस जो है वो किस पे रिलाई कर रहे होते हैं? ये प्राइस की रिलाई कर रहे होते हैं। मार्केट प्राइस सेट करके देगी तो ही हम फर्म को इन्फॉर्म करें। क्लियर? व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इट मीन रेवेन्यू मीन्स के व्हेन क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, जो फर्म का रेवेन्यू होता है इज आल्सो कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। ये क्या है कि मार्केट प्राइस से अगर आप क्वांटिटी सोल्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे, इट्स कॉल्ड रेवेन्यू। व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू? अब आप यहाँ पे ये देखें कि मार्जिनल रेवेन्यू कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है, आई थिंक द लास्ट मार्जिनल कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू की फॉर्म जो आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम सारे कॉन्सेप्ट मार्जिनल के हम पढ़ चुके हैं। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल एन एडिशनल यूनिट इंक्रीज और यू कैन से एन एडिशनल क्वांटिटी सोल्ड। जब आप एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी सोल्ड करते हो और उस एक्स्ट्रा क्वांटिटी के सोल्ड होने की वजह से जो आपके टोटल क्वांटिटी के अंदर चेंज आता है, इट्स कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? इसको कैसे लिखोगे? MR। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू ओवर चेंज इन क्वांटिटी। वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आप क्वांटिटी के अंदर चेंज लेकर आओगे, उस क्वांटिटी के चेंज की वजह से जो टोटल में चेंज आएगा, इट्स कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। क्या होगा आपके पास? वो आप कहते हो कि वो मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहाँ पे ये देखो कि हमने कहा कि इन परफेक्ट कॉम्पिटिशंस ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर हमने बताया था कि कितनी फर्म्स होंगी, हमने कहा मैनी फर्म्स हैं। हमने मैनी को इस तरह कर लिया कि फॉर एग्जांपल मैनी फर्म मोर देन 15 फर्म। जो 15 फर्म्स हैं वो हमारे पास जो भी 15 फर्म्स हैं, ठीक है, वो क्या काम कर रही होंगी? जो भी 15 फर्म्स हैं वो आपके पास क्या काम कर रही हैं? वो बेसिकली वो प्राइस सेटर हैं या प्राइस टेकर है। वो प्राइस अपनी मर्जी से चार्ज करेंगी या उनको प्राइस मार्केट सेट करके दे रही होगी। आप बोलोगे उनको प्राइस जो है वो मार्केट सेट करके दे रही होगी। जब मार्केट का कॉन्सेप्ट आया, जब आपने मार्केट का वर्ड यूज किया, तो मार्केट मींस ये सप्लाई एंड द डिमांड। आपने कहा फॉर एग्जांपल ये सप्लाई है, ये डिमांड है, जहां पे दोनों इंटरेक्ट करेंगे, हमने कहा इट्स कॉल, वहां पे क्या हो जाएगी? उतनी क्वांटिटी मार्केट में चाहिए सप्लाई करने के लिए इतनी, क्योंकि डिमांड 100 से है और प्राइस क्या सेट हुई है? आपने कहा 100 प्राइस सेट, सॉरी 8 प्राइस सेट हुई है और 100 क्वांटिटी सेट हुई। क्लियर? ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो फर्म है, फर्म का हमने कहा कि जो फर्म है, जो फॉर एग्जांपल ये हमने मार्केट का बनाया था, ये हमने मार्केट का कर्व बनाया, ये हमने कहा ये मार्केट का कर्व है, ये फर्म का कर्व है। अब आप ये देखो कि ये जो फर्म का कर्व है, ठीक है, ये कर्व हमने बनाया है, हमने कहा ये फर्म का डिमांड कर्व है। हमने क्या कहा? हमने कहा फर्म का डिमांड कर्व जो है वो कौन सी नेचर का है? हमने कहा वो कौन सी नेचर का है? हमने कहा फर्म का परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म है उसका जो डिमांड कर्व है, इट्स लुक लाइक परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। परफेक्टली इलास्टिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हमने कहा हमने इलास्टिसिटी के अंदर पढ़ा था, परफेक्टली इलास्टिक की नेचर जो है वो हमें एक्सप्लेन करती है कि एट प्राइस 8 होगी और क्वांटिटी आप जितनी भी उससे परचेज करोगे वो अपनी प्राइस के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइस उसको कहां से मिल रही है? प्राइस उसे मार्केट बता रही है। क्या सवाल हमारे पास ये आया कि क्या यहाँ पे हम फर्म है, हमारे जहन में तो पाकिस्तानी मार्केट है, बेसिकली हम यहाँ कहते हैं कि नहीं पाकिस्तानी मार्केट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम फर्म की बात करते हैं। हम फर्म की बात करते हैं, हम कहते हैं कि 8 रुपीज प्राइस सेट हुई है, मैं अपनी मर्जी से 9 रुपीज कर देता हूं। क्लियर? मैं ये कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं 9 रुपीज प्राइस सेट कर देता हूं अपनी मर्जी से कि 9 रुपीज पे प्राइस मैं अब सोल्ड आउट करूंगा। तो अगर मैं 9 रुपीज पे सोल्ड आउट करूंगा तो मेरी क्वांटिटी कितनी सोल्ड आउट होगी? क्योंकि यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं उनके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। सेलर जाएगा किसी शॉप के ऊपर, वो बोलेगा कि फॉर एग्जांपल जो लास्ट शॉप वाला है वो तो 8 रुपीज प्राइस बोल रहा है और आपकी जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल गुड्स है, तो फिर आप 9 में क्यों सोल्ड आउट कर रहे हैं? तो उससे परचेज नहीं करेगा। इट मींस कि यहाँ पे जो फर्म है वो अपनी प्राइस के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकती है। क्लियर? हमने कहा यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, और हमने कहा कि जो डिमांड कर्व है वही मार्जिनल रेवेन्यू भी है, वही प्राइस भी है, वही मार्जिनल रेवेन्यू भी है। वो कैसे होगा? हमने कहा वो कैसे होगा? हमने कहा चलें लेट्स सी वो कैसे होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हमने मार्केट से, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? स्क्रीन क्लियर है? ठीक है। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हमने कहा मार्केट से हमने प्राइस को, बेसिकली हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, प्राइस टेकर है, तो मार्केट ने हमें प्राइस सेट करके दी 8 रुपीज, जो कि परफेक्टली इलास्टिक इन दी नेचर थी। इट मींस के जितनी भी क्वांटिटी आप परचेज करोगे हर क्वांटिटी के लिए जो प्राइस होगी वो क्या होगी? हर क्वांटिटी के लिए प्राइस होगी 8। तो टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप? आपने कहा कि टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड, इट्स कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। हमने क्या किया? हमने प्राइस इंटू टोटल रेवेन्यू को कर लिया, हमारे पास टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट। क्लियर? 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 6 जा 48, 8 10 जा 80, 8 12 जा 96। क्लियर? फिर हमने कहा कि एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं हम इसका। फॉर एग्जांपल एवरेज रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? हमने कहा जो टोटल रेवेन्यू आएगा उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे क्वांटिटी से तो ये कितना आ जाएगा? क्लियर है? हमने कहा हमने अपनी टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर लिया क्वांटिटी से, इट्स कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। हमने कहा लेट्स कैलकुलेट द मार्जिनल रेवेन्यू। हमने कहा कि मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल टोटल। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू? हमने कहा इफ वी इंक्रीज इन द क्वांटिटी, ठीक है। अब अगर आप क्वांटिटी को 1 यूनिट से इंक्रीज करते हो, 1 यूनिट से आप इंक्रीज करते हो तो डेफिनेटली बात है आपकी टोटल रेवेन्यू में चेंज आएगा।
जो चेंज आएगा इट्स कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? जो चेंज आता है वो क्या है आपके पास, वो मार्जिनल रेवेन्यू। हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब आप यहाँ पे ये देखो कि सरप्राइजली यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड द प्राइस, ये तीनों क्या आ गए हैं, ये तीनों यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। ये तीनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये तीनों यहाँ पे जो है वो इक्वेट हो रहे हैं, ये तीनों यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे ये छोटा सा ये एक कैलकुलेशन की भी है, यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा ब्रॉड वे में जाके किया था, यहाँ पे भी अवेलेबल है कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखें कि उसने कहा कि 9, 10, 11 क्वांटिटी जो है वो सोल्ड आउट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या हो रही है कि हमने कहा 9, 10, 11 क्वांटिटी सोल्ड हो रही है। प्राइस क्या होगी, हमने कहा प्राइस क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है, हमने कहा प्राइस कांस्टेंट है 8 रुपीज। हर एक का टोटल रेवेन्यू आ गया, हर एक का टोटल रेवेन्यू आ गया। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कितना है 72, 80, 88। हमने क्या किया, हमने टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस जो ले लिया, जो डिफरेंस होगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, हमें ये पता है कि क्वांटिटी 1 से इंक्रीज हो रही है, तो हमने जो डिफरेंस लिया वो हमें नजर आ गया कि डिफरेंस 8 का है, तो हमने कहा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो भी 8 है और प्राइस भी 8 है। वही जो लास्ट हमने कैलकुलेशन देखी थी, वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि फॉर एग्जांपल अब हमें यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कर्व बनाना है। अब देखो जब हमने टोटल रेवेन्यू का कर्व बनाया तो टोटल रेवेन्यू जो कर्व है वो हमारे पास क्या है, हमने देखा जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो हमारे पास अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि हमारे और लीनियर लाइन है, हमने कहा कि कांस्टेंट एक लाइन है। हमने कहा कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने कहा क्योंकि जो टोटल रेवेन्यू है, जो टोटल रेवेन्यू है वो हमारे पास 8 के डिफरेंस से इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि इस अगर आपको ये बेसिकली समझ में आ जाता है, ठीक है, इट मींस के आपको जो आगे चीजें हैं उनके अंदर सिर्फ कंपैरिजन है, उनके अंदर बेसिकली क्या होगा, उनके अंदर बेसिकली कंपैरिजन। अब हमने कहा कि हमने ये तो मालूम कर लिया कि जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म प्राइस सेट करेगी या प्राइस उसको मिलेगी या प्राइस टेक करेगी, वो मार्केट सेट करके दे रही होगी। वो कहाँ से आएगा, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो। हमने कहा ऐसी कौन सी, फिर हमने कहा कि हमने यही पढ़ा है यूजुअली कि फर्म जो है वो बेसिकली क्या कर रही होगी, फर्म बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रही होगी। हमने कहा सारी फर्म जो है वो क्या कर रही होंगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को फोकस करती है। हमने कहा वो कौन सा आउटपुट होगा जहां पे प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। हमने कहा फॉर एग्जांपल हमने ये देखा कि जिस तरीके से हमने अपना आउटपुट जो है वो इंक्रीज किया है, हमारा टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज कर गया। अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसको अगर हम दोबारा से देखते हैं, चार्ट को हम दोबारा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि जिस तरीके से हम इन परफेक्ट कंपटीशन बात कर रहा हूं मैं, आपको यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा कि परफेक्ट कंपटीशन के नेचर में क्या है। हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि क्वांटिटी जो हम सोल्ड कर रहे हैं मार्केट में, हमारा टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रहा है। हमारा टोटल रेवेन्यू कब इंक्रीज करेगा, जब हमारी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन हमारी प्राइस, हमारा एवरेज रेवेन्यू, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, ये क्या होगा, ये सारा हमारा फिक्स होगा। इसमें हमारे पास कोई चेंजिंग जो है वो नहीं आ रही होती है। क्लियर? अब यहाँ पे ये देखो कि हमने कहा कि जिस तरीके से हम आउटपुट इंक्रीज करेंगे, हमारा टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज कर जाएगा। जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो क्या हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज नहीं करेगी? कर सकती है, हम ये कह सकते हैं, वो भी इंक्रीज करेगी।
क्योंकि जब हम कोई आउटपुट हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उसके लिए हमारी सेल्स हो रही है। बेसिकली सेल्स क्या है? इट्स योर टोटल रेवेन्यू। जब सेल्स आपकी बढ़ रही है, जिस तरह आपका आउटपुट बढ़ेगा, जब आउटपुट बढ़ेगा तो आपकी टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। आई एम आस्किंग अबाउट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, मार्जिनल के कॉन्सेप्ट में नहीं गए अभी हम लोग, ना एवरेज के कॉन्सेप्ट में गए। हमने कहा कि वो भी क्या हो रही होगी, वो भी इंक्रीज कर रही होगी, लेकिन वो कांस्टेंट इंक्रीज नहीं कर रही होगी, वो उसका अप एंड डाउन चल रहा होगा। हमने कहा चलें ठीक है। अब जो रीजन आया उसने कहा कि टोटल कॉस्ट क्यों इंक्रीज कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट क्यों इंक्रीज कर रही होगी, टोटल आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ है जो टोटल कॉस्ट इंक्रीज करेगी। उसने कहा जो टोटल कॉस्ट इंक्रीज करेगी उसका जो नंबर 1 फैक्टर है वो क्या है कि हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट रन के अंदर पढ़ा था। हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन शॉर्ट रन के अंदर पढ़ा था कि जब डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न होंगे, जब डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न होंगे तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो बेसिकली इंक्रीज करेगी, और वो फास्ट इंक्रीज करेगी, रैपिडली इंक्रीज करेगी एज कंपेयर टू टोटल रेवेन्यू। इसको पढ़ लीजिएगा, ये सारी अभी वर्डिंग में आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा अब हमने कहा कि सर जी सर मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया? दोनों टोटल रेवेन्यू को डिफरेंस ले लोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि वही ये टोटल रेवेन्यू है, इसको हमने प्राइस से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू। फिर हमने कहा कि ये कॉस्ट कर्व है, ये कॉस्ट कर्व हमने, ये कॉस्ट कर्व कैसे आई है, ये कॉस्ट कैसे आई है यहाँ पे, ये जो टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया है ये किस तरह आई है। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आई है, यानी कि जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट उनको हमने जो फिक्स उनको जो ऐड कर लिया है, ये टोटल कॉस्ट आई है। या अगर आप लॉन्ग रन की बात कर रहे होगे तो लॉन्ग रन में जो वेरिएबल कॉस्ट है जो फर्म इनिशिएट ले रही है प्रोडक्शन साइड पे और मेंटेनेंस पे और एक्सपेंशन पे, तो ये उसकी कॉस्ट से कैलकुलेट होता है। क्लियर? इन दोनों का जो डिफरेंस ले लोगे, इन दोनों का जो डिफरेंस ले लोगे इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉफिट। यहाँ पे वर्ड इकोनॉमिक क्यों लिखा हुआ है, टोटल प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा हुआ या नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा हुआ, ताकि ये आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे आइडेंटिफाई कर सके कि यहाँ जो कॉस्ट है वो इकोनॉमिक कॉस्ट ली गई। क्लियर है? यहाँ पे वो क्या आइडेंटिफाई कर रहा है आपको, यहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि यहाँ पे जो कॉस्ट लिया गया है वो कौन सी कॉस्ट है, वो इकोनॉमिक कॉस्ट ली गई। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल टोटल प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे किया, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, 0 माइनस 15 माइनस 15, 16 माइनस 27 माइनस 11, 32 माइनस 32, 0। जीरो का क्या मतलब है, जीरो आइडेंटिफाई कर रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस। माइनस क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, ये यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉस कब होगा, जब आपका टोटल कॉस्ट जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा टोटल रेवेन्यू से। जीरो प्रॉफिट आइडेंटिफाई करेगा कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। क्लियर? फिर हमने यहाँ पे ये देखा कि फॉर एग्जांपल कि प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। हमने यहाँ पे देखा कि इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, हमने कहा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। यहाँ पे सरप्राइजिंग हमने यहाँ पे देखा कि हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होनी, यानी कि प्रॉफिट जो है वो क्या होनी शुरू हो गई, वो पॉजिटिव में आना शुरू, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉफिट हमारे पास कैलकुलेट होना शुरू। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि कितने आउटपुट प्रोड्यूस करने चाहिए जहां पे प्रॉफिट जो है वो आपका मैक्सिमम हो, क्योंकि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए जहां पे हमारी जो आउटपुट है, जहाँ के टोटल प्रॉफिट जो होगा वो मैक्सिमम पे होना चाहिए। कितने प्रॉफिट होंगे, कितनी क्वांटिटी होगी वो, ठीक है। हमने कहा इसको हम चेक करते हैं, 7, 12, 14, 20, 25, 28, 28। हमने कहा ये 29 जो है ये हमारे पास हाईएस्ट या ये हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। हमने कहा 29 जो है जहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है
एग्रीगेट उसके अंदर मैक्सिमम है, हमने कहा वो कितने पे आ रहा है, वो 10 यूनिट्स पे आ रहा है। इट मींस के हम अगर 10 क्वांटिटी सोल्ड आउट करेंगे तो वहां पे हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट जो आएगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। क्लियर? हमने कहा चलें इसको हम देखते हैं। अब आप ये देखो कि ये तो हमारा टेबल फॉर्म में था, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम में नहीं पता कि एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं वो किस तरीके से आ जाएंगे, तो हमें दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने ये टोटल कॉस्ट जो है, ये टोटल रेवेन्यू है, स्ट्रेट लाइन टोटल कॉस्ट है, ठीक है। हमारे पास जो कर्व है वो हमारे पास क्या है, ये टोटल कॉस्ट कर्व है। हमने कहा किस पॉइंट के ऊपर अगर हम इनको देख रहे हैं, डेफिनेटली बात है ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, यानी कि ये जो पॉइंट है हमने कहा कि टोटल कॉस्ट। अब देखो ग्राफ रीड करना कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, ये टोटल कॉस्ट कर्व है। हमने कहा टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, इट मींस कि ये इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, इट मींस कि ये जो साइड है ये हमारे पास ये प्रॉफिट की साइड है। हमने कहा इनमें से अगर ये प्रॉफिट की साइड है तो इनमें से हमारे पास सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, हमने कहा जहां पे ये जो गैप है ये वाइड हो जाएगा, हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है ये क्या हो गया है, ये मैक्सिमम हो गया। क्लियर? जो प्रॉफिट है ये क्या हो गया है, ये मैक्सिमम हो गया। ये हमने क्या बनाया हुआ है, ये हमने टोटल प्रॉफिट बनाया हुआ है। टोटल प्रॉफिट क्या बता रहा है, टोटल प्रॉफिट बता रहा है कि जहां पे ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब आप ये देखो कि वही चीज है, हमने कहा जहां पे गैप मैक्सिमम हो जाएगा, ये कौन किस पॉइंट में मैक्सिमम हो रहा है, 10 पॉइंट पे। जी वाकई 10 पॉइंट पे मैक्सिमम है। प्रॉफिट किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, 29 किस पॉइंट पे हो रहा है, हमने कहा 10 पे हो रहा है, तो हमने 10 पे ही हमने कहा था पहले। क्लियर? ठीक है। फिर हमने कहा कि बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल एनालिसिस, अभी हमने क्या कर लिया था, अभी हमने एग्रीगेट के ऊपर फैसला किया। हमने कहा कि एग्रीगेट जो है हमें एक्चुअली सही इंफॉर्मेशन नहीं देता, हम उसको चेक करते हैं, ठीक है, हम उसको चेक करते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल एनालिसिस। हमने कहा कि हम मार्जिनल एनालिसिस से इसको चेक करेंगे। हमने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर से डिनोट करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, हमने कहा एन एडिशनल आउटपुट को हम जो सोल्ड आउट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है, इट्स कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, जो कि हम लास्ट टॉपिक में हम कवर कर चुके हैं। हमने कहा फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम दोबारा से रीजॉइन कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट के अंदर कंटिन्यूटी रहे, ठीक है, क्योंकि ये इस वक्त डिस्कनेक्ट होने वाला है, ठीक है, इसको दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं।